Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. So today we are recording your most highly requested video, electromagnetic induction. Okay, if you're enjoying this kind of stuff and you like these revision videos and you want it to continue so please do consider subscribing and liking the video. So without further ado, let's start. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो इस चैप्टर में डेफिनेशन आती है वो आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसको हम वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है वो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलता है। ठीक है, वैसे जो फॉर्मली बेटर वर्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, बट द एग्जामिनर जब भी वो आपसे पूछेगा ना, वो आपको बोलेगा डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लें। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कट बाय ए कंडक्टर। क्या मतलब है इस बात का? बेसिकली देखो, अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू केसेस। लेट्स से यू हैव सम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट इज लाइक दिस, इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। what you can have is you can have a loop of wire that is cutting this magnetic field strength, right? हमारे पास कोई loop of wire हो सकता है जो कि क्या कर रहा हो, इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कट कर रहा हो, और इसके अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये जितना एरिया कट कर रहा है मैं इसके थ्रू अब फाई निकाल सकता हूं कि मेरा फाई क्या होगा, वो बी इंटू ए होगा, राइट? अच्छा, फाई इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया इज द एरिया कट इन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय दी वॉट एवर कंडक्टर यू हैव। जो भी कंडक्टर जितना भी एरिया कट कर रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, लेकिन इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में इस्तेमाल करने की एक कंडीशन ये है कि आपका एरिया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? तो अभी देख सकते हो, अभी तो वो परपेंडिकुलर, तो सीधा सीधा मैंने बी इंटू ए कर लिया। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आप उसका या तो साइन थीटा कंपोनेंट ले लेंगे या कॉस थीटा ले लेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ एवर यू वांट टू डू द रेजोल्यूशन। यूजुअली क्वेश्चंस में रेजोल्यूशन नहीं आती है इस कॉन्सेप्ट के हवाले से, सो देयरफॉर, और ज्यादातर अगर आ भी जाए तो आप साइन थीटा लगा लेते हैं। तो बाकी मैं आपको मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी देख चुका हूं कि आपने कैसे देखना होता है, कैसे नहीं देखना होता। ठीक है, तो एक आपके पास ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है एक वायर क्या कर रहा हो, एक वायर मूव कर रहा हो इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा एक लूप ऑफ वायर हो सकता है एक सिंपल वायर हो और वो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके, फॉर एग्जाम्पल उसने यहां से चलना शुरू किया था और वो यहां पे आ गया, तो उसने कितना एरिया कट कर लिया, उसने इतना एरिया कट कर लिया है इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। सो वंस अगेन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला एंड यू कैन से फाई विल इक्वल टू बी इंटू ए, जो भी बी होगा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया कट बाय दिस वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका भी फाई आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा कोई लूप हो और उसका ही एरिया हो सकता है एक सिंपल एक वायर हो और वो जो है वो कुछ एरिया ट्रेवर्स कर रहा हो इन सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप वो एरिया भी ले सकते हैं। बेसिक बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना का एरिया कितना कट हो रहा है बाया कंडक्टर। ठीक है, तो ये बात आ गई आपके पास। अच्छा, एंड वंस अगेन हमने क्या करना होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो अगर हम इसका मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला देखें तो वो ये है, फाई इक्वल्स टू एन बी ए साइन थीटा। ठीक है, बी इंटू ए तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं साइन थीटा क्यों है, ताकि आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो। अगर टेढ़े हैं तो फिर आप साइन थीटा लेके उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ चेक करना पड़ेगा कि वो साइन थीटा है कॉस थीटा है। यूजुअली साइन थीटा ही होगा अगर आएगा, और वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यूजुअली रेजोल्यूशन नहीं आती है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे एक रेड लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो आपका लूप है वो मल्टीपल लूप्स है, यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वाइल है, तो अगर उसके मल्टीपल लूप्स हैं या मल्टीपल टर्न्स हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या करनी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हर एक लूप का क्या होगा, बी इंटू ए होगा। अगर मैं 10 लूप ले आऊंगा तो 10 दफा बी इंटू ए करके ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको। ठीक है, सो अगर आप चाहे आप पूरी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इंक्लूडिंग द रेड, वरना आप सिर्फ वो ब्लू वाली भी लिख लें तो आपको मार्क्स मिल जाए। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला। अगर आपके पास ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर है तो आप सीधा सीधा एनबीए इस्तेमाल कर लो, और अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही वायर है या एक ही टर्न है तो आप बी इंटू ए इस्तेमाल कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अब ये एक ही वायर है, ये कट कर रहा है, तो इसमें बी इंटू ए ही होगा, इसके अंदर कोई मल्टीपल मेरे पास वायर्स नहीं आ रहे। ठीक है, सो अगर टर्न्स हैं तो एन भी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं है तो फिर वन ही रख के उसको बी इंटू ए कर लो। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये एग्जामिनर आपसे समझ लो कि पेपर में पूछता ही पूछता है, या तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पूछ लेगा या तो लेंज़ेस लॉ पूछ लेगा, तो ये याद करके लाजमी जाना। फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ ये कहता है द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, यानी ये बोला जा रहा है कि भाई देखो ये दो कंडक्टर थे ना हमारे पास, मैंने आपको एक लूप ऑफ वायर और एक वायर का दिखाया, ये कंडक्टर है।
फैराडे भैया ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, जब हम इस कंडक्टर के थ्रू कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएंगे तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। वंस अगेन क्या मतलब है, फैराडे भैया भी कह रहे हैं कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही हो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितनी ज्यादा वो चेंज करेगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। सो देयर इज एक्चुअली सम कंडीशंस ऑन द ईएमएफ इंडक्शन। द इन ईएमएफ इंडक्शन कंडीशन इज दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स शुड चेंज। अगर वो चेंज नहीं कर रही, अगर वो कांस्टेंट है, तो फिर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये लूप ऑफ वायर यहां पे पड़ा हुआ है, ना ये हिल रहा है, ना ये फील्ड से बाहर आ रहा है, ना ये फील्ड से अंदर जा रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है जी। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने की कंडीशन क्या है कि भाई आपने ये फाई चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मूव इन आउट करवा सकते हैं, इसको फील्ड से बाहर अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इसको वेरी कर ले। तो अगर आप इसको किसी सोलेनॉइड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सोलेनॉइड में फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दें, तो बी वेरी करना शुरू हो जाएगा, बी वेरी करना शुरू हो गया तो फाई भी वेरी करना शुरू हो गया। तो सबसे पहली बात जो फैराडे भैया कहते हैं वो ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी चाहिए, एंड नंबर टू, वो जितनी ज्यादा चेंज करेगी उतना ज्यादा ईएमएफ चेंज होगा, ठीक है। और ये डेफिनेशन जो है वो एज इट इज क्या कर लेनी है, आपने याद करके चले जानी है, ये एग्जाम में आती है। अच्छा, सो ईएमएफ इज डिफाइंड एज डी फाई बाई डी टी। बहुत सारे बच्चों को ना चैप्टर से बहुत प्रॉब्लम होता है, हालांकि मुझे ये एएस की काइनेमेटिक्स लगती है बेसिकली। आपने जैसे एएस में पढ़ा था v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी है। सिमिलरली फाई और टाइम का ग्राफ के ग्रेडियंट क्या होगा, वो ईएमएफ होगा। फाई और टाइम का ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, ईएमएफ। जस्ट लाइक यू स्टडीड इन काइनेमेटिक्स, ds बाई dt था तो वेलोसिटी ग्रेडियंट था, अब डी फाई बाई dt है तो ईएमएफ क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। तो ये बात मैंने यहाँ ब्लू में भी लिखी हुई है, तो यू कैन सी दैट, ठीक है, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। एंड दूसरी बात ये कि आप सबको पता है कि आपका फाई क्या होता है, वो b इंटू ए है, right? So B and phi are actually directly proportional. So some of the times the examiner is not going to give you the phi की variation, but he is going to give you the B की variation. तो उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, मैं इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा के B लगा सकता हूं। तो सिमिलरली जैसे phi के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, वो E है, इसी तरह B के ग्राफ का ग्रेडियंट भी क्या होगा, वो E होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV by dt, ठीक है। phi is directly proportional to B, so therefore you can do the same thing. And हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो हमारा बी होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है करंट पे जो चीज उसको प्रोड्यूस करी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सोलेनॉइड की बात करूं, तो सोलेनॉइड जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, वो डिपेंडेंट होती है और सोलेनॉइड में करंट कितना है, ठीक है। दोस बी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जस्ट एज एन एग्जांपल। सो काफी दफा ये भी होता है कि आपको आई का ग्राफ दे देते हैं और आपसे बोलते हैं ईएमएफ का ग्राफ बनाओ, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, वहां पे भी आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या कर लोगे, अप्लाई कर लो, राइट। सो बेसिकली ईएमएफ इज द ग्रेडियंट ऑफ द फाई अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, ठीक है। फाई और टाइम के ग्राफ का क्या है, वो ग्रेडियंट है, ये बात यहां पे लिखी हुई है। और जरूरी नहीं है आपको हर दफा फाई का ही ग्राफ दे, आपको काफी दफा बी का ग्राफ दे देते, तो बी और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सेम थिंग, यू कैन यूज द ग्रेडियंट ऑफ द बी का ग्राफ टू डिड्यूस व्हाट विल बी ई। एंड सिमिलरली बहुत दफा आपको बी का ग्राफ नहीं देते बल्कि आपको आई का ग्राफ दे देते, तो वही बात हो जाएगी, क्योंकि बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा के यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट की ग्रेडियंट का, ठीक है। ये बातें नीचे भी आ जाएंगी वाजे होके, तो आपको मजीद और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। अच्छा, सो नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, द नेक्स्ट लॉ वी हैव इज लेंजेस लॉ। लेंस भैया ने क्या कहा है, लेंस भैया ने सिर्फ सिंपली ये कहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सच दैट होगा कि वो अपोज करेगा उस चेंज को जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। देन यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट लाइक दैट दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। आप जो करते हो उसका उल्टा होगा। आप अगर इसको अपने पास बुलाओगे, ठीक है, आप उसको अपने पास बुलाओगे तो वो आपसे दूर जाएगा, आप उससे दूर जाओगे तो वो आपको अपने पास बुलाएगा, हमेशा उल्टी हरकत करेगा। आप राइट की तरफ जाना चाह रहे हो, वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, आप ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हो, वो नीचे की तरफ जाएगा, हमेशा उल्टी हरकत करेगा, ठीक है, हमेशा। और आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, हमेशा उल्टा काम करेगा। सो दिस इज बेसिकली योर लेंजेस लॉ। और अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, तो फॉर्मूला में क्या हुआ है, फैराडे लॉ के अंदर सिंपली हमने माइनस का साइन डाल दिया टू शो दैट इट इज ओपोजिंग द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। तो ये सिंपल बात जो है वो हमारे पास यहां पे आ जाती है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की कैलकुलेशंस पे और ग्राफ क्वेश्चंस पे। चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है जी, सो ये अच्छी बात है, और इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं लिमिटेड से, वो अगर आप सीख लोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा।
तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 160 टर्न्स एंड डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा वो आपका कॉइल छोटा वाला जिसके 160 टर्न्स और उसका डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। एंड दिस कॉइल इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 मिली टेस्ला। और ये जो 7.5 मिली टेस्ला की फील्ड है ये लार्जर सोलेनॉइड क्या कर रहा है, बना रहा है। तो आपके पास एक लार्जर सोलेनॉइड है, इस लार्जर सोलेनॉइड में आप कोई ना कोई करंट डालते हैं और उसकी वजह से ये 7.5 मिली टेस्ला की अभी फिलहाल क्या कर रहा है, फील्ड बना के हमको दे रहा है। और ये जो छोटा कॉइल है ये इस 7.5 मिली टेस्ला की फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि हमने जो मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होती है। सो ये क्या हो जाएंगे, हमारा जो एरिया होगा इस छोटे कॉइल का और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हमें साइन थीटा वगैरह की परेशान होने के बारे में, उसके बारे में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट यूज बी इनटू ए डायरेक्टली। सो क्या बोला भाई, द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जर सोलेनॉइड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7.5 मिली टेस्ला टू 0 इन अ टाइम ऑफ 0.15 सेकेंड्स। सो दे आर सेइंग कि भाई देखो ये आपका बी इनिशियल था, ये आपकी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी। आपने उस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, वो फाइनल बन गई हमारी जीरो। और कितने टाइम में किया, 0.15 सेकंड में किया। दे आर आस्किंग यू टू रिड्यूस द ईएमएफ इन द स्मॉलर कॉइल। सो व्हाट डिड वी स्टडी, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, आप लेंजेस लॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे माइनस डाल सकते हैं, लेकिन ना भी डाल नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है। तो आप सीधा सीधा इसको ऐसे ही कर लें कैलकुलेशन, तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, सो ईएमएफ विल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई का फॉर्मूला क्या था, फाई का फॉर्मूला था, अच्छा अब ये देखो, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो मैं फाई को कैसे खोलूंगा, एनबीए साइन थीटा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सो डी एनबीए बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा अब ये देखो यार, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वैरी कर रहा हूं। क्या मैं स्मॉलर कॉइल के एरिया और एन को वैरी कर रहा हूं, नहीं, स्मॉलर कॉइल का जो एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो भी वही है, एरिया भी वही रह रहा होगा क्योंकि डायमीटर वही रह रहा है, राइट। मैं सिर्फ वैरी कर रहा हूं, तो बी को वैरी कर रहा हूं। तो मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूं, मैं इधर से ये एन और ए को बाहर खींच के निकाल सकता हूं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ बी में वेरिएशन आ रही। और डीबी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डीबी बाई डी टी का मतलब ये होता है कि चेंज इन बी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, यानी फाइनल बी माइनस इनिशियल बी डिवाइड बाय द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। ठीक है, जैसे आप डेल्टा बी लिखते हैं ना, तो ये बेसिकली डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, सिंपल। यू जस्ट टेक द चेंज ऑफ बी एंड डिवाइड बाय द टाइम। ये कर लिया आपने। अब हम जो है वो अपना ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या थी स्मॉलर कॉइल पे, 160 थी। एरिया क्या होगा, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर के थ्रू हम एरिया निकाल सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इस्तेमाल करके। और फाइनल बी क्या था, जीरो था। इनिशियल बी क्या था, 7.5 मिली टेस्ला था। एंड टाइम कितना लगा, टाइम हमें लगा 0.15 सेकेंड्स का ये चेंज प्रोड्यूस करने में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा ईएमएफ आ जाएगा। सो लेट्स डू दैट, पाई इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर्ड, 4 and then into 0 minus 7.5 into 10⁻⁻3, और नीचे क्या है 0.15। सो आई एम गेटिंग, मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है लेकिन हम मैग्नीट्यूड कोट करते हैं सिर्फ, तो मेरे पास जो है वो 3.6 मिली वोल्ट आ रहे, 3.6 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट आ रहे। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो बस इसकी कैलकुलेशन बस यही करनी होती है आपने। आपने सिंपली जो है वो पाई की अंदर सब्स्टिट्यूट करना है जो भी इसका फॉर्मूला है, और फिर ये देखना है कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रह रही हैं उनको बाहर निकाल दो, और जो चीज चेंज कर रही है उसका फाइनल माइनस इनिशियल करके डिवाइड बाय टाइम कर दो। तो सिंपल है, फिर वैल्यूज प्लग इन कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं होगी। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके ग्राफिकल क्वेश्चन पे। तो आपको क्या बोला हुआ है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जर सोलेनॉइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन बिलो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉल कॉइल। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपका ईएमएफ क्या होता है, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। एंड आई ऑल्सो जस्ट शोड यू अबव कि फाई एंड डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे बी का ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये अप्लाई कर सकता हूं कि इट विल एक्चुअली बी द बी वाले ग्राफ का ग्रेडियंट एज वेल, यानी ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी वाला ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगर आपको कोई कैलकुलेशन वो पार्ट में पहले करवाते हैं, क्वेश्चन में पहले करवाते हैं, तो वो ना आपके लिए एक आसानी करने के लिए होता है। अब अगर तुम देखो
ऊपर जो हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई थी ना 7.5 मिली टेस्ला से जीरो लेके चले गए 0.15 सेकंड में, वो चीज यहाँ पे बनी हुई है। देखो 7.5 मिली टेस्ला से मैं जीरो में चला गया कितने टाइम में, 0.15 सेकंड में। हो रहा है ये यहाँ पे। अगर वो आपसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछने से पहले वो आपसे कोई कैलकुलेशन करवाते हैं तो वो इसीलिए करवाते हैं क्योंकि कहीं ना किसी वो ग्राफ में कहीं ना कहीं वो पार्ट आया हुआ होगा, राइट। वो आप ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हो कि वो 3.6 मिली वोल्ट्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हो। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई हम इसको ईएमएफ के ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने सबसे पहली बात तो ये समझ ली। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने बस देखना है यहां इस ग्राफ में ग्रेडियंट्स कैसे कैसे, बस ये देखना है। तो ये ग्रेडियंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स अ ग्रेडियंट ऑफ जीरो, सो दिस इज जीरो ग्रेडियंट, सो दैट मींस द ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर हियर विल बी जीरो। फिर ये देखो ये कैसे ग्रेडियंट है, ये एक नेगेटिव ग्रेडियंट है, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव ग्रेडियंट। देखो क्या है, इट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट दैट इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सो देयरफॉर ये क्या होगा, ये मेरे पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। सही है। हमने ये देख लिया यार, देखो जब मेरे पास ये वाला ग्रेडियंट आ रहा है तो मेरा आंसर ये आता है, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और देख लो, सिंस इट इज अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, और मैंने बोला कि मेरा ईएमएफ क्या होगा, वो माइनस डीबी बाई डी टी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द ग्रेडियंट। सो बेसिकली मैं अपना ईएमएफ कैसे प्लॉट करूंगा, देखो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा क्योंकि देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेडियंट और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट तो ईएमएफ भी डायरेक्ट कांस्टेंट होगा। और अगर मेरा ग्रेडियंट नेगेटिव है तो मेरा ईएमएफ क्या होगा, मेरा ईएमएफ पॉजिटिव होगा। सही है। इफ माई ग्रेडियंट इज नेगेटिव देन माई ईएमएफ विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सिंपल। फिर देखो ये क्या है, ये भी जीरो ग्रेडियंट है, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको जीरो ग्रेडियंट कर लूंगा, यहाँ पे मेरा ईएमएफ जीरो हो गया। सिमिलरली ये भी ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ पे भी मेरा ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये वाला देखो, इसकी कैलकुलेशन नहीं करवाई तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए बेटा आपने बस ये देखना होता है कि इस ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ दिस। यानी ज्यादातर क्या होता है, जो दूसरा वाला ग्रेडियंट होगा ना वो या तो इस वाले ग्रेडियंट का हाफ होगा, या फिर पिछले वाले का 2 टाइम्स होगा, या 3 टाइम्स होगा, इसी तरह ही होता है। यानी इट विल आइदर बी हाफ और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, समथिंग लाइक दिस, यू विल नीड टू कैलकुलेट। और इसका मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं कैलकुलेट करने का। देखो आपने क्या किया था, आपने 7.5 से जीरो गए थे आप कितने टाइम में, 0.15 सेकंड में गए थे, ठीक है। आप 0.15 सेकंड में गए। यहां पे देखो आप जीरो से कहां पे गए हो, -7.5 में गए हो। तो यानी बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं बेटा डेल्टा वाई क्या हुआ है इस केस में, तो आप बोलोगे सर डेल्टा वाई तो वही हुआ है 7.5 मिली टेस्ला वाला, जैसे पहले हुआ था। यहां से यहां ये डेल्टा वाई क्या था, ये 7.5 मिली टेस्ला था ना। आप 7.5 की वैल्यू से जीरो पे गए, तो आपने वाई में कितना चेंज किया, आपने वाई में 7.5 मिली टेस्ला चेंज किया। सिमिलरली देखो आपने इधर भी क्या वाई में चेंज किया, वही चेंज किया, जीरो से -7.5 में गया, तो मैंने वाई में अभी भी 7.5 मिली टेस्ला ही चेंज लेके आया हूं। हाँ, लेकिन टाइम कितना लगा, पहले टाइम लगा था 0.15 सेकेंड, अब टाइम कितना लगेगा बेटा, अब टाइम 0.425 -0.35 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0.075। तो अब टाइम पहले के बनिस्बत आधा लगा है, राइट। सो टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन वाई, अगर मुझे टाइम आधा लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ग्रेडियंट क्या होगा, दिस ग्रेडियंट इज बेसिकली 2x। ये पुराने वाले ग्रेडियंट का 2x है, क्योंकि ये कम रन के अंदर उतना ही राइज दिखा रहा है, हाफ द रन में उतना ही ये राइज इसने क्या कर दिया, हमको दिखा दिया है। वरना आप कैलकुलेट भी कर सकते हो ग्रेडियंट और कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोच ज्यादा फास्टर होती है अगर आप इस तरह से इसको इंट्यूटिवली समझ लो। अच्छा, एंड सिमिलरली देखो ये ग्रेडियंट कैसा है, ये ग्रेडियंट मेरा नेगेटिव ग्रेडियंट है, दैट इज कांस्टेंट है ना, अभी भी स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। तो ईएमएफ कैसा होगा, देखो ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा। और ग्रेडियंट नेगेटिव था तो बस सिंपली क्या होगा, आपने नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस साइन, ईएमएफ मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं अपना ग्राफ कैसे बनाऊंगा, देखो मैंने ये अपना ग्राफ बनाया ईएमएफ का, ठीक है जी। मैं सिर्फ पॉजिटिव रीजन दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं पॉजिटिव रीजन, इसलिए क्योंकि मेरे दोनों जो ईएमएफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, मुझे नेगेटिव दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने ये किया, देखो सबसे पहले देखो मेरा ग्रेडियंट क्या था, जीरो था, तो ईएमएफ जीरो होगा, है ना। तो कब तक ईएमएफ जीरो होगा, 0.1 सेकेंड तक जीरो होगा। तो मैंने जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी टिल 0.1 सेकेंड्स, मेरा ईएमएफ जो है वो यहां तक क्या है, जीरो। फिर क्या हुआ, 0.1 से लेके 0.25 तक
हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली थी, मेरा 3.6 मिली वोल्ट आएगा। और हमने इधर भी देख लिया क्योंकि मेरा ग्रेडियंट नेगेटिव कांस्टेंट है तो मेरा ईएमएफ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है वो 3.6 मिली वोल्ट क्या कर दिया, 3.6 मिली वोल्ट समझ लो। मैं क्या करूंगा अब 0.1 से लेके 0.25 तक मैं जो हूं वो 3.6 मिली वोल्ट पे क्या कर दूंगा, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट दिखा दूंगा। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब ये कि ईएमएफ कांस्टेंट होगा, सो देयरफॉर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहे हैं। हमने दिखाया जीरो से ये राइज किया, 0.1 से लेके 0.25 तक किस पे कांस्टेंट रहा है, 3.6 पे कांस्टेंट रहा है। फिर क्या हुआ, फिर मेरा ईएमएफ दोबारा से जीरो हो गया 0.25 से लेके 0.35 तक, तो मैंने दोबारा से जीरो कर दिया 0.35 तक। फिर क्या हुआ, फिर मेरे पास दोबारा से नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट आया, तो उसका मतलब क्या है, मेरा ईएमएफ दोबारा से पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। हाँ, लेकिन हम ऑलरेडी ये वर्कआउट कर चुके हैं, हमारा ग्रेडियंट क्या होगा, 2 टाइम्स होगा ऑफ द वन दैट वाज बिफोर। सो देयरफॉर अगर ये 3.6 था तो अब जो न्यू वैल्यू होगी वो 7.2 होगी। तो मेरा न्यू ग्रेडियंट क्या आएगा, मेरा न्यू ग्रेडियंट 7.2 पे आएगा। कांस्टेंट है, सो देयरफॉर 7.2 पे कांस्टेंट दिखाऊंगा। कब तक कांस्टेंट दिखाऊंगा, 0.425 तक। तो मैंने इसको 0.425 तक क्या कर दिया, कांस्टेंट दिखा दिया है। ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द ग्राफ, नहीं सॉरी, 0.425 के बाद दोबारा से ग्रेडियंट जीरो हो गया तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। सो ये क्या बन गया, ये मेरा ग्राफ बन गया। बहुत इजी है। अभी इसको एक और दफा भी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद जो है वो इसमें समझ में आ जाएगी सारी बात। ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, when the solenoid has a current of 3.5 ampere in it, it produces a magnetic flux density of 7.5 millitesla। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि बेटा देखो, जब हम सोलेनॉइड के अंदर इतना करंट डालते हैं तो वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। अब क्या कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं करंट हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, रिवर्स का मतलब ये हुआ कि आपने करंट को 3.5 एम्पर से क्या बना दिया, -3.5 एम्पर बना दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या हो चाहिए, 3.5 जब था तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 7.5 मिली टेस्ला थी। जब मैं करंट रिवर्स कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन रिवर्स कर देगी, -7.5 मिली टेस्ला बन जाएगी। और क्या बोल रहे हैं, इन अ टाइम ऑफ 2 मिली सेकेंड कैलकुलेट द ईएमएफ नाउ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल। अब हमने ईएमएफ निकालना है, दोबारा से वही कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाय, सॉरी माइनस को छोड़ सकते हैं हम क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं सिर्फ, तो डी फाइव बाई डी टी। फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, डी एन बी ए बाई डी टी। ठीक है, ये वही सवाल है, तो वही कॉइल है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका एरिया और बी फलाना ढिमका, वही सारी चीजें हो गई। फिर हमने देखा था कि हमारा एन और ए कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एन ए को बाहर निकाल दूंगा और मेरे पास डी बी बाई डी टी बन जाएगा। और डीबी बाई डी टी कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। सो नंबर ऑफ टर्न्स एन ए, और फिर ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, क्या बोलते हैं आपको, वो या आपको या तो ये बोलते हैं कि हमने इसको जीरो कर दिया इन अ टाइम ऑफ 0.15 सेकंड, तो आप वो सब्ट्रैक्ट करके यूं निकाल लोगे, या वो बोलेंगे हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स जब भी करेंगे तो सिंपली आपने ये लेना है कि 7, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7.5 से क्या हो गया, -7.5। अब बेसिकली ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन क्या था, 160 था, एरिया वही आ जाएगा पाई इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एन और ए एज इट इज है। अब बी फाइनल क्या है, बी फाइनल ये है -7.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। और माइनस फॉर्मूला का पार्ट है तो माइनस आपने एज इट इज लिख दिया। बी इनिशियल क्या है, बी इनिशियल आपका 7.5 मिली टेस्ला है, तो आपने इसको लिख दिया। अब अगर तुम देखोगे ना, जब भी ऐसा होता है ना रिवर्स लिखा हुआ है, सो बेसिकली आपका चेंज क्या हो जाएगा, आपका चेंज 2 टाइम्स हो जाएगा। आप एक वैल्यू को ले उसको 2 टाइम्स कर दो। देखो जब मैं इन दोनों को ऐड, दोनों माइनस में आ जाएंगे ना, ये भी -7.5 है और ये भी माइनस मल्टीप्लाई हो तो -7 बन जाएगा, यानी बेसिकली 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी आपको वैल्यू दी वो अगर रिवर्स बोला हुआ है तो रिवर्स में आप क्या कर दो, आप सिंपल इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बजाय क्या कर सकते हो, आप सिंपली जो है वो अपनी वैल्यू को 2 टाइम्स कर दो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम्स 7.5 इंटू 10⁻⁻3 का, ठीक है, एंड देन आई विल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या था, 2 मिली सेकेंड का टाइम टेकन था। सो लेट्स कैलकुलेट। सो 160 इंटू पाई एंड देन 4 आ गया, एंड देन इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन इंटू 2 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 0.542 volts,
जिसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 0.54 वोल्ट हो जाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन बस वही है, बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना था। जब वो रिवर्स बोलते हैं तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू होती है हम उसको 2 टाइम्स करके ले लेते हैं। अगर वो बोले कि हम 0 तक लेके गए, तो 0 तक लेके जाने में आप क्या करते हो, आप सिंपली क्या करते हो बेटा, आप जो है वो बेसिकली उसको 1 टाइम ले लो। मैंने 0 माइनस किया ना, आप ये देख सकते हो कि बेसिकली 1 टाइम ही आ गई, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो आपने ये वोल्टेज निकाली। अब वंस अगेन एक और ग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो हमें ग्राफ के दिया, हमें करंट का दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये करंट किस चीज का है, करंट है लार्जर सोलेनॉइड का। और मैंने आपको बताया था कि बी और आई क्या है, लार्जर सोलेनॉइड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो लार्जर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके अंदर जितना करंट है उसके, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट विल अप्लाई। सो वंस अगेन क्या हो जाएगा, हमने देखा था ईएमएफ क्या होता है, वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। सो हमने देखा था ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी बाई डी टी हो जाता है फिर। और क्योंकि बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस डी आई बाई डी टी के भी, सिंपल, राइट। सो आई विल जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं करंट वाले ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लूंगा। सो क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी। सो वंस अगेन अब दोबारा से इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये ग्रेडियंट क्या है, ये ग्रेडियंट 0 है। सो ग्रेडियंट इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू 0 होगा, सही है। ये वाला देखो, ये क्या है, ये मेरा जो ग्रेडियंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, इट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट दैट इज कांस्टेंट। डाउनवर्ड स्लोपिंग की वजह से नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो ईएमएफ क्या होगा यहाँ पे, ईएमएफ यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा, नेगेटिव का साइन उल्टा करके कर दोगे इधर, सिंपल। ठीक है, जो भी साइन होगा उसको उल्टा कर दोगे, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उठा के डाल दोगे उसकी तरफ, सही है। अच्छा, अब और एक्चुअली देखो आपने एक्चुअली इस वाले पोर्शन का ऑलरेडी निकाल लिया, ईएमएफ क्या है ये निकाला आपने। देखो यही है ना, आपने करंट को रिवर्स किया है 3.5 एम्पियर से माइनस 3.5 में, यही किया था ना। देखो यहां पे भी यही हो रहा है, करंट 3.5 से माइनस 3.5 में रिवर्स हुआ है ना। इट हैज बीन रिवर्स्ड। और कितना टाइम लगा है, टाइम देख लो, टाइम उसको 2 मिली सेकेंड का लगा, सही है। फिर ये देखो ये क्या है, वंस अगेन ग्रेडियंट हमारा 0 हो गया। जब ग्रेडियंट 0 हो गया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी मेरा 0 हो जाएगा। अब ये देखो, नाउ दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मेरा ईएमएफ क्या होगा, देखो कांस्टेंट ग्रेडियंट तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। सो आई विल हैव अ नेगेटिव ईएमएफ दैट इज कांस्टेंट। एंड देन फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, वंस अगेन ग्रेडियंट 0 हो गया और ये मेरा ईएमएफ 0 हो जाएगा। और अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये देखो दोबारा से वही टेक्निक लगा रहा हूं, देखो यहां से यहां डेल्टा वाई कितना है बेटा, डेल्टा वाई आपका आया है 3.5 का डबल है ना, यानी 7 का चेंज आया, सही है। टाइम कितना लगा, 2 मिली सेकेंड लगा। अब देखो यहां से यहां वाई में कितना चेंज आया है, वही चेंज आया है। देखो यहां से मैं यहां तक आया हूं, वही डेल्टा वाई है 7, माइनस 3.5 से 3.5 गया हूं, डेल्टा वाई निकालूंगा तो वही 7 आएगा। लेकिन अब टाइम कितना लगा, अब टाइम बजाय 2 के कितना लगा है, अब टाइम जो है वो उसका आधा लगा है, 1 मिली सेकेंड लगा। तो क्या हो गया, आपकी पहले जो रन थी यानी जो एक्स का चेंज था वो 2 था, अब एक्स का चेंज क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या हुआ, बेसिकली आप उतना ही वाई में चेंज लेके आ रहे हो फॉर लेस चेंज इन एक्स। सो व्हाट विल हैपन, द ग्रेडियंट विल बी 2 टाइम्स, योर ग्रेडियंट विल बी 2 टाइम्स, राइट। सिंपल है, देखो ग्रेडियंट क्या होता है आपका, इक्वल टू राइज ओवर रन होता है। मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने अपनी रन को हाफ कर दिया बेटा, तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेडियंट 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल, राइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर भी अप्लाई करा था। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली 2 टाइम्स ही होता है, लेकिन कभी कभी 3 टाइम्स भी आता है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यू विल नीड टू कैलकुलेट। अच्छा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपको वैल्यूज नहीं देंगे, लाइक दे माइट ओमिट दी वैल्यूज फ्रॉम ओवर हियर, तो फिर भी आप यही टेक्निक लगा सकते हो। अब आप डेल्टा वाई क्या करोगे, बॉक्स काउंटिंग भी करोगे। यू विल काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितना बॉक्सेस में चेंज आया वाई में, और फिर ये एक्स का कितना चेंज था बॉक्सेस के हिसाब से, और फिर उसी हिसाब से देख लोगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आई डू एक्सपेक्ट दैट यूर नाउ ए लेवल फिजिक्स स्टूडेंट्स, सो यू डू नो कि ग्रेडियंट कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये सब बेसिक बेसिक चीजें तो आपको आती होंगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। हाँ, और वंस अगेन आपको चेक बेसिकली ये करना होता है, या तो वो हाफ हो रहा होता है, या तो 2 टाइम्स हो रहा होता है, या तो 3 टाइम्स हो रहा होता है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो, अभी देखो मेरा ईएमएफ पॉजिटिव भी और मेरा ईएमएफ नेगेटिव भी है, सही है। मेरा ईएमएफ
पॉजिटिव भी है और मेरा ईएमएफ नेगेटिव भी है, तो मुझे ईएमएफ के ग्राफ में दोनों पोर्शन बनाने पड़ेंगे। तो मैंने दोनों बना दिए। ठीक है, ये मेरा ईएमएफ का ग्राफ आ गया यहां पे। सो ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम हम मिली सेकेंड में ले लेते हैं क्योंकि ऊपर में मिली सेकेंड गया। अब देखो, सबसे पहले 0 मिली सेकेंड से लेके 1 मिली सेकेंड तक तो मेरा ग्रेडियंट जीरो था, तो मेरा ईएमएफ जीरो होगा। तो ईएमएफ जीरो हो गया 1 मिली सेकेंड तक। ठीक है, फिर क्या है, फिर 1 से लेके 3 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या, कि मेरा ईएमएफ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। और उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू ये थी, वो ऑलरेडी आपसे कैलकुलेशन करवा चुके होगा। सो आई विल हैव अ पॉजिटिव 0.54 का कांस्टेंट ईएमएफ। तो मैंने जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या कर दिया, मैं यहां पे प्लॉट करता हूं 0.54। और मैंने क्या दिखा दिया, मैंने ये दिखा दिया कि 1 से लेके 3 तक मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास जो है वो इस पे पॉजिटिव आ रहा है ईएमएफ। फिर देखो ग्रेडियंट फिर से जीरो हो गया, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। कब तक जीरो होगा, 5 मिली सेकेंड तक। तो मैंने 5 मिली सेकेंड तक जीरो दिखा दिया इसको। सही है। फिर अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरा ईएमएफ नेगेटिव कांस्टेंट होगा। नेगेटिव कांस्टेंट होगा और किस वैल्यू पे होगा, क्योंकि मेरा ग्रेडियंट अब वाला 2 टाइम्स है पुराने वाले ग्रेडियंट का। तो इसका मतलब ये कि मेरा ईएमएफ भी 2 टाइम्स होगा। तो 0.54 का 2 क्या होगा, 0.54 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 1.08। सो दैट मीन्स फ्रॉम 5 to 6 सेकेंड्स मेरे पास क्या आ रहा होगा, मेरे पास जो है वो 2 टाइम्स द ईएमएफ आ रहा होगा। और क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव बना रहा हूं, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बनाऊंगा। ठीक है जी। और 5 से 6 जो है वो मेरे पास जो है वो ये आ रहा होगा। सो 5 से 6 जो है वो आपके पास ये आ रहा है। और क्या वैल्यू आ रही है, ये आपके पास आ जाएगी इसका डबल -1.08। माइनस में है तो माइनस में हो गई, और 0.54 का डबल 1.08 है। एंड देन आफ्टर दैट यू वंस अगेन हैव ग्रेड जीरो, तो आपने ग्रेड क्या कर दिया, जीरो कर दिया। सिंपल। आप इस तरीके से क्या करते हैं, यहां पे आपने दिखाना होता है। एग्जामिनर ये देखेगा कि अगर आपकी ग्रेड की डायरेक्शन सेम है तो क्या आपने दोनों ईएमएफ को सेम डायरेक्शन प्लॉट किया हुआ है कि नहीं। वो ये भी देखेगा अगर आपकी ग्रेड की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या आपने उनको ऑपोजिट में प्लॉट किया हुआ है कि नहीं। वो ये भी देखेगा कि आपने क्या मैग्नीट्यूड सही तरह प्लॉट करे हुए हैं या पर नहीं। ठीक है, ही विल सी दैट, एंड देन ही विल आल्सो सी वेयर यू ड्रॉन द ईएमएफ एज जीरो, हैव यू ड्रॉन इट कांस्टेंट और नॉट। ये सारी बातें जो है वो क्या कर रहा होगा, वो देख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लो ग्राफ्स और कैलकुलेशंस काफी हद तक क्लियर कर ली। नाउ देयर इज वन अनदर कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डू, एंड दैट इज कि अगर मैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दूं सोलेनॉइड में, तो मैं कैसे बनाऊंगा ईएमएफ का ग्राफ। आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी शोन यू दिस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, है ना। हम क्या बोलते हुए आ रहे हैं, हम ये बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई देखो, लार्जर सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मैग्नीफिक स्ट्रेंथ के, और मैग्नीफिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके फाई के। सो देयरफॉर मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा मेरे करंट ग्राफ के। राइट, जो हमने ऊपर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब मैंने आपको करंट का ग्राफ कैसे दे दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे इसका ईएमएफ बना के दे दो। सो यू एक्चुअली डन दिस। आपको याद है आपने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ मैं अगर आपको बना के दे दूं, मैंने आपको सिखाया था इसको हम वेलोसिटी टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रेडियंट दे देख के। सो विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर बाय लुकिंग एट द ग्रेडियंट्स। सो देखो ग्रेडियंट क्या क्या होंगे, यहां पे ग्रेडियंट जीरो है, यहां पे ग्रेडियंट जीरो है, यहां पे ग्रेडियंट जीरो है, यहां पे ग्रेडियंट जीरो है। तो मैं क्या कर लूंगा, झट से इन टाइम्स पे ईएमएफ जीरो मार्क कर लूंगा। ठीक है, यहां ग्रेडियंट जीरो है तो ईएमएफ जीरो हो गया। ठीक है, ग्रेडियंट जीरो है तो ईएमएफ जीरो हो गया। ग्रेडियंट जीरो है तो ईएमएफ जीरो हो गया। ग्रेडियंट जीरो है तो ईएमएफ जीरो हो गया। तो 1 पे जीरो, 3 पे जीरो, देन 5 पे जीरो, देन 7 पे जीरो। ठीक है, ये पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब देखो यहां पे कैसा है ग्रेडियंट, यहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है। राइट, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट है। ठीक है जी, दिस इज द पॉजिटिव ग्रेडियंट, सो देयरफॉर द ईएमएफ ओवर हियर विल बी नेगेटिव। सो मैं क्या कर लूंगा, यहां पे ईएमएफ को नेगेटिव प्लॉट कर लूंगा। यहां देखो ग्रेडियंट कैसा है, यहां डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, सो दिस ग्रेडियंट इज नेगेटिव। सो व्हाट विल आई विल हैव अ पॉजिटिव ईएमएफ। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, उल्टा होता है वो। ठीक है, तो मेरे पास 2 पे क्या ईएमएफ आ जाएगा, मेरे पास 2 पे जो है वो ईएमएफ ज्यादा आ जाएगा। अच्छा मैंने कहां प्लॉट किया है, मैंने इसको आधा छोड़ के और फिर इधर। ठीक है, तो मैं इधर प्लॉट कर लूंगा। सही है। एंड देन सिमिलरली देखो दोबारा से यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव ईएमएफ होगा। तो 4 पे ये आ गया। और फिर जो है वो 6 पे दोबारा से देख लो, नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ईएमएफ होगा, ये हो गया। तो आपके पास ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा,
आपका ईएमएफ भी ऑल्टरनेटिंग होगा, इट विल ऑल्सो बी ऑल्टरनेटिंग, राइट। एंड द एग्जामिनर कैन आस्क यू फॉर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटी क्या है? बोथ ऑल्टरनेटिंग, राइट। आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग, अगर आप करंट डाल रहे हो सोलेनोइड में और उसकी वजह से किसी और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा, ठीक है जी, बोथ विल बी ऑल्टरनेटिंग। दूसरा क्या हो जाएगा? बेसिकली आपके पास ये हो जाएगा कि सेम फ्रीक्वेंसी, दे विल बी ऑल्टरनेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी। देखो इसका टाइम पीरियड क्या था, 0 से लेके 4 तक था ना, इसका भी टाइम पीरियड देख लो, ट्रफ टू ट्रफ देख लो, ट्रफ टू ट्रफ वही आ रहा है 0 से 4। सो दे विल ऑल्सो हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ, फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा आपके पास कि जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या था, ये साइन कर्व था, लेकिन मुझे कैसा मिला, मुझे माइनस कोसाइन का ग्राफ मिला यहाँ पे, राइट। सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दे विल बी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। क्या है वो? 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। यानी आप ये देखो कि मेरी क्रेस्ट जो आ रही है वो पहले 1 पे आ रही थी करंट वाले ग्राफ में, लेकिन अब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले ग्राफ में वो 2 पे आ रही है, यानी एक ट्रांजिशन आगे आ रही है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट दीज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। और बेसिकली आप याद रख सकते हो कि साइन एंड कॉस ग्राफ्स आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है जी। आपने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई थिंक दैट्स द इंटेंसिटी आइडेंटिटी, कि आप थीटा के अंदर 90 ऐड कर दो तो वो कॉस थीटा बन जाएगा, या 90 माइनस थीटा होती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 90 माइनस थीटा होती है मेरी। खैर बहरहाल बेसिकली होता है कि साइन और कॉस में बस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस का फर्क होता है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो बस यही फर्क है मेजरली दोनों के अंदर, ठीक है। बाकी और जो है, लेट मी जस्ट चेक, मैंने सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस सारी लिख दी हो। एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट भी आपको दे सकते हैं, और ये एक रिसेंट पेपर में आया भी था सवाल। अच्छा, देन फाइनली देयर इज दिस क्वेश्चन दैट आई आल्सो वांटेड टू डू, कि अगर मैं एक वायर को मूव करवा रहा हूं एक मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा? तो क्या लिखा हुआ है? अ वायर ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू field strength of 1 Tesla as shown below, reduce the EMF produced across the ends of the conductor in a time of 0.5 seconds। तो क्या बोला हुआ है? आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, वो वायर जो है, वो जो कंडक्टर है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे जा रहा है थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और वायर की जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैंने यहां पे मार्क करी हुई है कि वो 5 सेंटीमीटर है। नाउ वी आर बेसिकली आस्किंग यू कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। सपोज ये कर लेते हैं कि टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड में आपका वायर यहां से लेके यहां तक आ जाता है, इट ट्रेवल्स दिस मच इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स से इट ट्रेवल्स दिस मच डिस्टेंस। क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मुझे वेलोसिटी पता है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है, मुझे टाइम भी पता है। सो टू वर्क आउट दिस डिस्टेंस व्हाट विल आई नीड टू डू? आई नीड टू मल्टीप्लाई द वेलोसिटी विद द टाइम एंड आई विल गेट दैट इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब मैंने आपको ये लेंथ भी दी है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कितना एरिया ये ट्रेवर्स कर रहा है इसके अंदर? यस, यू कैन वर्क आउट दिस एरिया। कितना एरिया ट्रेवर्स कर रहा है? एरिया आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10⁻²। दिस इज वन लेंथ, एंड दूसरी लेंथ जो है वो मेरी 1 मीटर है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻²। क्या आ गया मेरे पास? 0.05 आ गया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। यानी आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया कि यार 0.5 सेकेंड्स में ये वायर कितना एरिया कट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। इससे पहले सवाल क्या था? इससे पहले सवाल ये थे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा रहे थे। अब क्या है? अब हम एक वायर को मूव करवा रहे हैं और वो कुछ एरिया काटता हुआ जा रहा है, तो अब हम ये एरिया निकाल रहे हैं। तो अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो एरिया के चेंज की वजह से हो रहा है, राइट। फाई इज बेसिकली बी इंटू ए। हमने इससे पहले जो देखा, हमने देखा सारे क्वेश्चन में बी चेंज करा था। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं बी सेम रह रहा है, लेकिन अब जो चेंज कर रहा है वो ए चेंज कर रहा है। और हमने ये निकाल लिया कि 0.5 सेकेंड्स में ए कितना चेंज हो गया। अब मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे ईएमएफ निकाल दो, तो ईएमएफ कैसे निकलेगा? ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है? फाई होता है हमारे पास डी, एंड देन आई कैन डू बी ए बाई डी टी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, तो एनबीए लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बी इंटू ए कर लूंगा। और देख लो क्या हो जाएगा,
मैंने कितना एरिया कट किया है, मैंने इतना एरिया कट किया है 0.05 का। कितने टाइम में कट किया? 0.5 सेकेंड में कट किया। ठीक है, तो ये मेरा da/dt बन जाएगा। यानी बेसिकली हो ये रहा है यहाँ पे कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल रहा हूं और मैं उसको da/dt कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एरिया चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया कट किया। सो बी मैं अपनी एज इट इज ले लूंगा 1 की, और मेरा एरिया में कितना चेंज आया है, मैंने इतना एरिया ट्रेवर्स किया है, इतना एरिया ट्रेवर्स किया है कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड्स में। सो आई विल गेट माई आंसर 0.05 डिवाइड बाई 0.5। सो आई एम गेटिंग कि मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 0.1 वोल्ट्स होगा। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि आपके पास जो है वो एक वायर मूव कर रहा है एक फील्ड के थ्रू, तो यू शुड नो दैट एज वेल। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं फॉर सम रीजन, हालांकि इनमें इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती। इसमें सिंपल ना, आप ये बात याद रखो, पहली बात आपने ये डिड्यूस करनी है, आप आइडेंटिफाई ये करो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे और क्यों चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसे और क्यों चेंज कर रही है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आप बोलोगे सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। सिंस मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फिर हम फाइनली क्या करते हैं, हम उस ईएमएफ इंडक्शन का कॉन्सिक्वेंस बताते हैं। अब वो कॉन्सिक्वेंस केस टू केस डिफर कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उस ईएमएफ की वजह से कोई करंट बन रहा हो, और वो करंट जब उस चीज में से फ्लो कर रहा है तो वो उसमें से पावर लॉसेस क्रिएट करवा रहा है, और उस पावर लॉसेस की वजह से वो चीज गर्म हो रही है। दिस कुड बी अ कॉन्सिक्वेंस। एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो करंट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ वो हमेशा ये करेगा, वो एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रही होगी? रिपल्जन हो रही होगी, या फिर जो है वो जो भी चेंज प्रोड्यूस हो रहा, जो भी चेंज इस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा था वो स्लो डाउन हो रहा है। तो इस बात का मतलब क्या, भी कुछ सैंपल आंसर्स बनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन फाइनली मे बी सिंपली क्या है कि जब हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से करंट बन गया, और क्योंकि अब वो करंट क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो मे बी एग्जामिनर जस्ट वांट्स टू आस्क यू कि उस पर फोर्स लगेगी कि नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना, F=BIL। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमारे फोर्स मिलती। तो कुछ कुछ कभी कभार ये भी होता है कि सिंपली क्या है भाई, आपने ईएमएफ इंड्यूस किया, उसकी वजह से करंट बन गया, अब वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो अब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, सिंपल, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन यूजुअली यही होता है हमारे पास। अब देखो कुछ सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? एक कॉइल को हमने एक कॉपर कोर के ऊपर क्या करा हुआ है, वाउंड ऑन करा हुआ है। ठीक है, वाउंड अराउंड करा हुआ है। कह रहे हैं हम अब कॉपर कॉइल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट डालते हैं, ये बताओ कि कोर का टेम्परेचर राइज क्यों करता है, यानी जो हमारी ये कोर है कॉपर की, इसमें टेम्परेचर राइज क्यों करता है। क्या करेंगे, पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज कर रहा है। तो आप बोलोगे एज देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट द कॉइल विल प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच विल इंड्यूस ईएमएफ्स इन द कोर। यानी आपने क्या बोल दिया, आपने पहला पॉइंट ये लिख दिया, द कॉइल विल प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई क्योंकि आप कॉपर की कॉइल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट डाल रहे हैं, तो वो अब एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जब ऑल्टरनेटिंग होगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, सो देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उन ईएमएफ्स की केस में हमारे पास करंट्स बन रहे हैं कोर के अंदर, जो कि क्या कर रहे हैं, हीट लॉसेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर की रेजिस्टेंस में से पास थ्रू कर रहे हैं। P=I²R। जब करंट पास थ्रू करता है थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो वो उसमें से हीट लॉसेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंपल, आपने ये आंसर सीख लिया, 2 मिनट की बात हो गई। फिर देखो ये वाली केस देखो, ये क्या है, इसमें ये बोला हुआ है कि जब हम एक मैग्नेट को प्लास्टिक ट्यूब में डालते हैं तो वो नॉर्मली गिरता है, लेकिन जब एक मैग्नेट को हम एल्यूमिनियम ट्यूब में डालते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाता है, इट फॉल्स स्लोली। सो व्हाई डज दैट हैपन, क्या लिखोगे भाई, एज द मैग्नेट फॉल्स, तो क्योंकि वो फॉल कर रहा है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होगा यहाँ पर, राइट, इट इज प्रोड्यूसिंग अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से सो देयरफॉर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो देखो एज द मैग्नेट फॉलिंग अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड which induces an EMF। EMF इंड्यूस होगा एल्यूमिनियम ट्यूब में। अब इसका कॉन्सिक्वेंस लिखोगे, एल्यूमिनियम ट्यूब में क्योंकि EMF इंड्यूस हो गया, और अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि यार ये स्लो डाउन क्यों कर रहा है। तो क्या बोलेंगे कि भाई वो करंट क्या कर रहा है, एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जो कि एल्यूमिनियम जो कि मैग्नेट के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और जिसकी वजह से उसकी डिसेंट क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, सिंपल। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं, एंड देन यू कैन रीड दीज आंसर्स ऑन योर ओन, ठीक है, बाद में भी इस पीडीएफ के थ्रू। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टू कॉइल्स पी एंड क्यू आर प्लेस्ड क्लोज टू वन अनदर। बोल रहे हैं करंट इन कॉइल पी इज कांस्टेंट एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन कॉइल पी।
बोल रहे हैं आपने कॉइल पी के अंदर करंट जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने एकदम से क्या कर दी, इसके अंदर आयरन रॉड इंसर्ट कर दी। क्या होगा, आयरन रॉड इंसर्ट करूंगा तो मेरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो चेंज करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है, सो देयरफॉर कॉइल क्यू के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो उन्होंने सिंपली ये पूछा हुआ था कि भाई कॉइल क्यू में रीडिंग क्यों आ रही है, तो आपने बोलते हो कॉइल क्यू में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, राइट। यानी हर क्वेश्चन यही पैटर्न फॉलो करता है, किसी ना किसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फाइनली उस ईएमएफ का कॉन्सिक्वेंस लिख रहा है। अगर एग्जामिनर पूछा हुआ है सिंपल कि ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है, आप इसलिए बोल दो बस ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अगर उसने बोला हुआ है कि गर्म क्यों हो रही है चीज, तो आप बोल दोगे यार उसकी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है तो इसलिए वो गर्म हो रहा है, पावर लॉसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि यार चीज स्लो डाउन क्यों कर रही है या एक रिपल्सिव फोर्स क्यों लग रही है, तो आप बता दोगे लेंजेस लॉ का हवाला दे दोगे कि एक ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो उसको रिपेल कर रही है, उसको स्लो डाउन कर रही है। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, क्या बोला हुआ है, हम जो है वो ये स्विच बंद करते हैं, तो ये बताओ कि जो करंट है सर्किट में वो स्लो डाउन यानी आहिस्ता से क्यों बढ़ता है। वैसे अगर मैं कोई भी सर्किट बनाऊं तो क्या होता है, जब मैं उसके अंदर उसको क्लोज करता हूं उसका स्विच, तो व्हाट हैपेंस, करंट फौरन से अपनी मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है। जैसे अगर रेजिस्टेंस होती है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे फौरन से पहुंचेगा, ये नहीं होगा आहिस्ता आहिस्ता पहुंच पाएगा। लेकिन सोलेनॉइड की केस में या कॉइल की केस में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, सिंपल देखो क्या हो रहा है भाई, जब हम स्विच बंद कर रहे हैं तो स्विच बंद करने की वजह से करंट एकदम से जीरो की वैल्यू से बढ़ने की कोशिश करता है। जाहिर बात है स्विच क्लोज हो गया तो सर्किट अब चालू हो जाएगा, अब करंट बढ़ना शुरू हो गया, करंट बढ़ना शुरू हो गया तो क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कोर में, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कोर में तो क्या हो रहा है, ये अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन कर रहा है जो कि यहां से जाना चाह रहे हैं। इट इज स्लोइंग डाउन दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्राइंग टू फ्लो फ्रॉम दिस कॉपर वायर, एंड सो देयरफॉर हमारा करंट स्लोली राइज करता है टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बात जो है वो यहां पे लिखी है, एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ दी सैंपल आंसर्स ओवर हियर। ठीक है, तो बस ये पैटर्न फॉलो कर लोगे आपका आराम से ये क्वालिटेटिव वाले क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। ठीक है, लास्टली, लास्टली तो नहीं सर, सेकंड लास्टली, लेकिन लास्टली वाली चीज इतनी कोई एज सच वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगी। अब ये वाली चीज भी समझ लो, दिस इज अ न्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते क्या है। बोला हुआ है अ हेलीकॉप्टर हैज मेटल प्रोपेलर स्पिनिंग इन द डायरेक्शन शोन। ठीक है, तो आपको शोन किया हुआ है कि एक हेलीकॉप्टर है, उसका अबव फ्रॉम व्यू फ्रॉम अबव दिया हुआ है और उसके प्रोपेलर्स आपको दिखा दी गए हैं कि वो कैसे रोटेट कर रहे हैं। राइट नाउ दे आर रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि गिवन दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, स्टेट विच ऑफ ओ और एक्स इज एट हायर पोटेंशियल एज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो केस समझो बेटा, बेसिकली क्या है, आपके पास एक हेलीकॉप्टर है और वो ये बोल रहे हैं कि यार हेलीकॉप्टर में से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है। ठीक है, यानी ऐसी आपकी, अगर मैं ऊपर से देखूंगा, इफ आई लुक फ्रॉम व्यू फ्रॉम अबव, सो अगर मेरी आंख यहां रखी हुई है तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे ये नजर आएगा, सॉरी आंख थोड़ी अच्छी बना लेते हैं, मुझे ये नजर आएगा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड मुझसे दूर जा रही है, राइट, मेरी आंख से दूर जा रही है ना, सो माई मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, सो आई विल शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अक्रॉस। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब इधर कंफ्यूजन क्या आती है, क्योंकि आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल करते हैं फॉर ईएमएफ इंडक्शन वाली केसेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्स में राइट हैंड फ्लेमिंग रूल नहीं है, तो हमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल करके हमने ये बताना है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। तो अब ये करते किस तरह है, अब इसको देख लो और इसको सही तरह समझ लो, क्योंकि दिस इज अ रीसेंट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू ओपन माय कैमरा। अब ये देखो, अगर आपको राइट हैंड फ्लेमिंग रूल वाली केस में लेफ्ट हैंड लगाना हो तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये करोगे कि आपका जो भी चीज है वो जिस भी डायरेक्शन में जा रही है ना, आप उसके ऑपोजिट अपनी थंब वाली उंगली खोल लो, बस सिंपल ये करना होता है। ठीक है, यानी अगर आपका प्रोपेलर, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो टॉप व्यू से किधर जा रहा है, टॉप व्यू से वो उधर जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, द रेड वन इज द मोशन। सो व्हाट विल आई टेक द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एज, आई विल टेक द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एज दिस। उल्टी कर लो, उल्टी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंस इज लॉ, लेंस भैया कहते हैं कि अगर किसी राइट की तरफ जाना, राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे इंड्यूस होगी या मैग्नेटिक फोर्स कैसे बनेगी, वो लेफ्ट की तरफ बनेगी, हमेशा अपोज करेगी। सो देयरफॉर मैंने मैग्नेटिक फोर्स क्या कर दी, लेफ्ट में ले ली।
तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्टवर्ड, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्टवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम मी है, इनटू द पेज, सो इनटू द पेज, सो मेरे पास करंट कैसा आ गया, मेरे पास करंट आ गया अप लाइक दिस। सो अप लाइक दिस का मतलब क्या है, अप लाइक दिस का मतलब ये कि मेरा करंट ओ से एक्स की तरफ जा रहा है, राइट, ओ से स्टार्ट होगा और मेरे प्रोपेलर के ब्लेड के एंड तक जाएगा, एक्स तक जाएगा, सो देयरफॉर द करंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आपका करंट जो है वो ओ से एक्स जा रहा है। अब यहां पे एक मेरा और सीआई वालों को फड्डा है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे फड्डा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मार्क्स स्कीम में गलत लिखा हुआ होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट रॉन्ग थिंग दे राइट, वही आपने लिखनी है, लेकिन मेरे नजदीक वही बात गलत है। सीआई वाले ये कहते हैं कि करंट जिस तरफ जाता है, यानी अगर ओ से निकल रहा है और एक्स को जा रहा है, तो एक्स विल बी द वन एट हायर पोटेंशियल, दे से दिस, सो दे विल से एज करंट goes from O to X, X is at higher potential. They will say this, जो मेरे नजदीक रॉन्ग है, क्योंकि इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो करंट है वो एक्चुअल करंट है, हालांकि लेफ्ट हैंड फ्रेम रूल में एक्चुअल करंट नहीं होता, कन्वेंशन करंट होता है, ये जो मिडिल वाली फिंगर होती है कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो एक्चुअली ओ को होना चाहिए था हायर पोटेंशियल पे, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम conventional current flows from higher potential to a lower potential, but they're following something wrong. I'm not going to go into more detail, क्योंकि जो मैंने 3-4 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, 3-4 दफा ही दोबार ने ये लिखा हुआ था, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने बहुत देखने की कोशिश करी और मुझे अभी तक अपने आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करती कोई बात नहीं मिली। इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इनकी मार्क्स की में भी गलत लिखा दो, कहते करंट एक्चुअल है, करंट एक्चुअल नहीं होता, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में कन्वेंशनल करंट फॉलो होता है। बहरहाल आप यही याद कर ले, करंट जिस तरफ जाएगा वो हायर पोटेंशियल होगा। तो कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने सिंपली क्या करना है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट अपनी थंब की डायरेक्शन खोले, बाकी सारी उंगलियां आप वैसे ही खोले, वैसे खोलने के बाद आप सिंपली क्या कर लेंगे, करंट जहां से जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है वो हायर पोटेंशियल होगा, सिंपली यू विल जस्ट डू दैट, ठीक है। और यही सारी बातें क्या करी हैं मैंने आपके लिए यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी आ गया आपके पास। एंड देन फाइनली जो आपके पास ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये कि कभी कभार द एग्जामिनर आल्सो आस्क्स यू फॉर द हॉल वोल्टेज वाला ग्राफ, ठीक है। हॉल वोल्टेज देखो, हॉल वोल्टेज जो है वो आपके बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें और ईएमएफ में फर्क है, हॉल वोल्टेज और ईएमएफ में फर्क है। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी बाई डी। तो हम क्या कर रहे थे, हम ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहे थे इसका ईएमएफ को प्लॉट करने के लिए। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे हॉल वोल्टेज का ग्राफ पूछ रहे ना बेटा, जो हमने मैग्नेटिज्म में सबसे आखिर में पढ़ा है, अगर वो बोले हॉल वोल्टेज का ग्राफ बना दो, तो हॉल वोल्टेज आपका बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपका जैसा भी बी का ग्राफ है आप क्या कर दोगे, आप वैसा ही हॉल वोल्टेज का ग्राफ भी क्या कर दोगे, बना दोगे। यानी जो आपको इसका ग्राफ दिया हुआ है, आप वही हॉल वोल्टेज के तौर पे भी क्या कर दोगे, बना दोगे, सिंपल, यू विल जस्ट ड्रॉ दैट। ये आपका हॉल वोल्टेज का ग्राफ आ गया। एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज योर हॉल वोल्टेज ग्राफ, सिंपल, ठीक है। तो बस इसमें यही है कि आप बस ये दिमाग में रखें कि हॉल वोल्टेज और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन बता वो ये बता दें कि उसका ग्राफ कैसा है या उसके बारे में कुछ भी बता दें, तो आपने बस यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा के करना है। यानी अगर बी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, अगर ये चेंज कर रहा है तो ये भी चेंज कर रहा होगा, अगर इसका ग्राफ दिया हुआ है तो इसका ग्राफ भी वैसा ही होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, राइट। एंड आई होप एवरीवन रिमेंबर्स फ्रॉम द रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ग्राफ्स कैसे बनते हैं बेसिकली, ठीक है, सेम ही बनते हैं एग्जैक्ट। एंड बाकी ये है कि एक और इंप्लीकेशन क्या है इसकी, वो ये है कि आप यूनिटरी मेथड लगा सकते। अगर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यार आपको हॉल वोल्टेज मिलता है 0.4 वोल्ट्स का, जब आपकी फील्ड जो है वो 5 मिली टेस्ला की, मैं आपसे बोलूं यार 0.25 वोल्ट्स पे आपको कितनी बी मिल रही होगी, व्हाट इज योर न्यू बी, सो यू कैन यूज योर यूनिटरी मेथड, सिंपल। आप सिंपली क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और इस B2 की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि आ जाएगी 0.25 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.4। और जो हम P5 में ये बात कर रहे होते हैं ना कि क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन, तो बेसिकली कैलिब्रेशन यही है। आप क्या करते हैं, आप एक पॉइंट लेते हैं, तो आपको एक पॉइंट की वजह से कैलिब्रेशन मिल गई, अब आपने क्या करना है, बाकी कोई भी अननोन पॉइंट के लिए आप यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करके नई बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ठीक है।
थोड़ी सी लंबी बन गई रिकॉर्डिंग, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतनी लंबी बनेगी, लेकिन इसमें जितनी मैं आपके पास क्लेरिफिकेशन आपको दे सकता था जल्द अज जल्द, ठीक है, काफी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करी है मेरे ख्याल से मैंने, लेकिन आई होप इसमें आपको अच्छी से अच्छी बढ़ से बढ़ के जो है वो क्लेरिफिकेशन आपको मिल गई और आपका ये टॉपिक अब अच्छा खासा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।